फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम करने वाले हैं यूपी पुलिस का जो री एग्ज़ाम हुआ है 25 अगस्त को। फर्स्ट शिफ्ट का हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं। एक्चुअली हम ये पेपर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे एनटीटी में इसका बहुत बड़ा रोल है। कैसे बहुत बड़ा रोल है? इसमें जो क्वेश्चन आया है ना, वो हमारे एनटीटी में भी हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें रीजनिंग, हिंदी और यही सब सब्जेक्ट्स हैं। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अपना और जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त श्रृंखला का अगला चित्र ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें नेक्स्ट जो है वो चित्र बताने के लिए कहा है कि अगला चित्र क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर होने वाला है सी ऑप्शन, जो है सी ऑप्शन यानी कि थर्ड। ये जो चित्र है ये हमारा क्या है, अगला चित्र बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसमें हमसे पूछा गया है, नीचे दिए गए चित्रों का अध्ययन कीजिए। नीचे दिए गए चित्रों में से वह चित्र चुनिए जो ऊपर दिए गए पैटर्न को जारी रखने के लिए सबसे उपयुक्त है। यानी कि जो इसमें पैटर्न दे रखा है, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा ये पैटर्न। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अब इसमें अगला जो चित्र है, यानी कि जो नेक्स्ट चित्र है हमारा इस जगह पे, वो कौन सा चित्र आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी कि फर्स्ट चित्र जो है इसमें ये दे रखा है। ये चित्र जो दे रखा है ये हमारा क्या होगा, इस जगह पे आएगा। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन तक आप सभी को समझ में आया। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, कोई भी बच्चा ना इस वीडियो को ये सोच के स्किप मत करना कि हम एनटीटी वाले हैं तो हम यूपी पुलिस का क्यों करें, क्योंकि रीजनिंग सब में ही सेम आने वाली है। तो सभी को ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारा, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें बताने हैं हमारे टोटल त्रिभुज कितने हैं। ओके, देखो इसमें पूछा है हमसे, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो टोटल त्रिभुज हैं हमारे, वो हैं टोटल 20 त्रिभुज। कितने त्रिभुज हैं? 20 त्रिभुज। ओके, सॉरी 20 त्रिभुज हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उसमें हमसे पूछा है, शतरंज की बिसात में कितने आयत यानी कि रेक्टेंगल्स हैं। ये शतरंज में कितने टोटल रेक्टेंगल्स हैं। तो इसमें टोटल रेक्टेंगल्स जो हैं वो हैं 1296। कितने हैं? 1296। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है, निम्नलिखित क्रम में आगे क्या आता है। तो पहले बी दे रखा है, फिर सी, फिर ई, फिर जी। तो इसने पूछा है 5th में कि बी, सी, ई, जी के बाद में क्या आएगा। तो इसमें हमारा अगला आएगा के। क्या आएगा? के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से विषम बेजोड़ बताइए। विषम मतलब जो इनमें से अलग हो। तो इनमें से जो अलग है वो है हमारा 5832, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या बताइए। यानी कि इसमें अगली संख्या क्या हुई। सबसे पहले 220 आ रहा है, फिर 221, फिर 229, फिर 256। तो अगला जो डिजिट होगी वो हमारी क्या होगी। तो अगली डिजिट होगी हमारी 320। ओके, नेक्स्ट डिजिट हमारी क्या होगी, 320, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। वह आकृति चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति सन्निहित है। यानी कि जो ये आकृति दे रखी है ना, हमें इन ऑप्शन में से हमें वो बताना है कि किस में ये आकृति सन्निहित है। यानी कि इनमें से किस में ये आकृति देखने को मिल रही है। तो वैसे तो इसमें देखने को मिल रही है, और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। यानी कि 4th जो है उसमें हमें ये आकृति देखने को मिल रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से सीरीज़ वाला क्वेश्चन है। इसमें पहले 140 दे रखा है, फिर 120, 90, 50। अब अगली डिजिट पूछिए। अच्छा, आप देखेंगे तो सबसे पहले 20 का डिफरेंस है, फिर उसके बाद में 90 और 120 में कितने का डिफरेंस है, 30 का, फिर 40 का। यानी कि अगला डिफरेंस कितने का होगा, 50 का। यानी कि 50 में से 50 गया तो क्या बचा, 0। सिंपल सी बात है, तो आंसर कितना होगा, 0। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा है, श्रृंखला FJNR में अगला अक्षर कौन सा आएगा। तो इसमें हमारा अगला अक्षर कौन सा आएगा, इसमें हमारा अगला अक्षर आएगा V। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ओके, अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। यदि ग्रीन को GREEN का संख्या कोड 49 है, तो VIOLET और PINK यानी कि पिंक, वॉयलेट के संख्या कोडों के बीच का अंतर क्या होगा। यानी कि इन दोनों के कोड के बीच का हमें डिफरेंस बताना है। तो इसके बीच का डिफरेंस आएगा बच्चों हमारा 33। ओके,
33, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमें कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगला ज्ञात कीजिए, यानी कि नेक्स्ट जो इस सीरीज़ में नेक्स्ट जो ड्राइंग है वो कौन सी वाली बनेगी इन चारों में से। ओके, तो इसमें हमारी जो अगली ड्राइंग बनेगी वो बनने वाली है ऑप्शन नंबर बी। ये ड्राइंग हमारी नेक्स्ट बनेगी। ओके, आपको पता ही होगा क्यों, क्योंकि सबसे पहले इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, तो यानी कि अगला इधर ही बनेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमसे पूछा गया है कि विकल्प फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में सही दर्पण छवि चुनिए यदि यह दर्पण एक्स वाई पर रखा जाता है। यानी कि अगर यहाँ पर कोई मिरर रख दिया जाए इस वाली ड्राइंग के बगल में, अगर कोई यहाँ पर मिरर रख दिया जाए तो यहाँ पर जो ड्राइंग बनेगी वो कैसी दिखेगी हमें, तो वो हमें इसमें बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो फोर्थ वाली दे रखी है ना, ये हमारी ड्राइंग सही है, ये हमारी बनेगी। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन हमें कह रहा है सिंधु एक व्यक्ति का परिचय अपनी माँ के भाई के बेटे के रूप में कराती है। वह व्यक्ति सिंधु से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि उस व्यक्ति का सिंधु के साथ क्या संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा डी, यानी कि वो सिंधु का क्या है, कज़न है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15। एक कार 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर चाल से यात्रा करती है, तो 195 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसे टोटल कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है 3 बच्चे सैम, जॉन और एन आइसक्रीम खा रहे हैं। प्रत्येक बच्चा उपलब्ध स्वादों में से अलग स्वाद खाता है। नामतः चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, बटर स्कॉच और वैनिला। सैम वैनिला नहीं खाता, जॉन स्ट्रॉबेरी नहीं खाता, एन कभी बटर स्कॉच नहीं खाती। चॉकलेट और बटर स्कॉच एक साथ नहीं खाए जाते, वैनिला और चॉकलेट को एक साथ खाया जाता है। उपलब्ध विकल्पों में से कौन क्या स्वाद खाता है। सैम, स्ट्रॉबेरी, जॉन, बटर स्कॉच, एन चॉकलेट। यानी कि इन सबको पढ़ने के बाद में आपको आंसर ये बताना है कि कौन क्या स्वाद खाता है, यानी कि कौन सा सही है, बेसिकली ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड वाला, सैम, स्ट्रॉबेरी, जॉन, बटर स्कॉच, एंड चॉकलेट, और ये थर्ड वाला, ये 3 दोनों हमारे क्या हैं, सही हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमसे पूछा गया है सादृश्य पूरा कीजिए, यानी कि इसमें बताया जैसे मछली गलफड़े से रिलेटेड है, यानी कि मछली में क्या होता है, सांस लेने के लिए गलफड़े होते हैं, उसी तरीके से मानव में सांस लेने के लिए क्या होता है, ये हमें बताना है। तो 18 का आंसर होगा सी, क्या होते हैं, फेफड़े। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा है निम्नलिखित में से शब्दों के कौन से जोड़े अर्थ में सबसे अधिक समान है, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभ और शुरू, स्टार्ट एंड बिगिन, जो है हमारा वो क्या है, सही आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। उसमें हमें क्या दे रखा है, पहले एक गद्यांश दे रखा है, उस गद्यांश को पढ़ लीजिएगा कि इसमें क्या कहा गया है, और गद्यांश को पढ़ने के बाद इसके आंसर दिए जाने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे पूछा गया है कि इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित शीर्षक चुनिए। तो इसमें शीर्षक चुनने को कहा गया है, इसका उचित शीर्षक जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें पूछा है इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा पर ज़्यादा जोर देने की बात कही गई है, यानी कि कौन सी भाषा है जिस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। तो इसमें हिंदी भाषा पर ज़्यादा जोर दिया गया है। ओके, हिंदी भाषा पर ज़्यादा जोर दिया गया है, हिंदी भाषा पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे पूछ रहा है ये कि किस भारतीय भाषा की विश्व भाषा बनने की ज़्यादा संभावनाएं है। तो इसमें आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी भाषा की विश्व भाषा बनने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है। तो इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है कि क्षेत्र जो होते हैं वो सीमित होते हैं, क्षेत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, सीमित होते हैं, ये हमारा क्या है, व्यवहार नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता प्राप्त
हुई है। तो हिंदी भाषा को कब मान्यता प्राप्त हुई? 1949 में, 1949 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। ये सारे जो थे ये हमारे गद्यांश से थे। अब आगे क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें पूछा है बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? तो इसमें जो बद उपसर्ग है वो हमारा किस भाषा का है? वो हमारा है उर्दू और फारसी भाषा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 26। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है? तो द्विज का इसमें से कौन सा नहीं आता है? द्विज का विदेह जो है वो नहीं आता है। एक सेकेंड, सॉरी, ओके। तो द्विज का जो है वो विदेह नहीं आता है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा 27। विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी। ओके, ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछ रहा है वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। इसमें विराम चिन्ह लगाने को कहा है। ओ डैश बहुत कठिन समय आया है। तो इसमें हमारा जो वो लगेगा विराम चिन्ह वो हमारा लगेगा विस्मयादि बोधक वाला। ओके, ये विराम चिन्ह हमारा लगेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। इसमें हमसे पूछा गया है 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था? तो जो 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो नीलमणि फूकन को दिया गया था। किसको दिया गया था? नीलमणि फूकन को दिया गया था। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 13। चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? इसमें पूछा गया है हमसे कि जो थी है वो कौन सी क्रिया है। तो ये कौन सी क्रिया होगी? योजक क्रिया। कौन सी क्रिया होगी? योजक क्रिया। ओके, ओके, योजक क्रिया होगी। ओके, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31। स्रोत और स्रोत जो शब्द युग्म है उसका सही विकल्प चुनना है। यानी कि यहाँ स्रोत के अलग अलग मीनिंग है तो बताना है इसमें से कौन सा मतलब इसका सही बैठ रहा है। तो इसमें 31 का जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, उद्गम और स्तुति। स्रोत का जो सही शब्द युग्म होगा वो होगा हमारा उद्गम और स्तुति। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। तो अली और अली शब्द युग्म का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भौरा और सखी। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33। इसमें पूछा है किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है? इनमें से किस में करण कारक का प्रयोग किया गया है? तो करण कारक का प्रयोग किया गया है हमारे ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। इसमें क्या है? करण कारक आ रहा है। करण कारक का पता कैसे लगाएंगे? जिसमें से आ जाता है ना, से, इसमें से आ रहा है यानी कि इसमें करण कारक है। ओके, तो करण कारक का पता हम से लगाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा अगर करण कारक कहीं पूछ ले तो जहाँ से आ जाता है वहाँ करण कारक होता है। क्वेश्चन नंबर 34। अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। अंतर्निहित का इसने क्या कहा है? संधि विच्छेद करने को कहा है। तो कौन सा सही संधि विच्छेद है इसमें से अंतर्निहित का? अंतर्निहित का सही संधि विच्छेद होगा हमारा क्वेश्चन 33 का ऑप्शन नंबर ए, अंतः प्लस निहित। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा 35। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष शलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? तो इसमें हमसे शलाका जो सम्मान दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है ये पूछा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए हमें क्या मिलता है? हर वर्ष शलाका पुरस्कार दिया जाता है। कौन देता है? हिंदी साहित्य अकेडमी देती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। इसमें हमें पूछा गया है क्रोध जो है वो किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध जो है वो किस रस का स्थायी भाव होगा? तो वो होगा रौद्र रस का स्थायी भाव है। कौन? क्रोध। क्रोध क्या है? स्थायी भाव है रौद्र रस का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 हमसे पूछ रहा है किसी की सहायता करने वाले के लिए एक शब्द है, यानी कि किसी की सहायता करने वाले को क्या कहा जाता है? सहायक कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए।
महंत जी को आध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। तो यहाँ जो वर्ड लिखा है ना आध्यात्म, ये गलत लिखा हुआ है। आध्यात्म कैसे लिखा जाता है यहाँ पे हमें ये बताना है। तो आध्यात्म जो सही लिखा गया है वो हमारा यहाँ पर लिखा गया है, आध्यात्म यहाँ सही लिखा गया है। ओके, ये हमारा सही आंसर होगा। अगला है हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 39, बा उपसर्ग से बना शब्द है। इसमें बा उपसर्ग से कौन सा शब्द बन रखा है हमारा? तो बा उपसर्ग से हमारा बना है बा प्लस दौलत, बदौलत। बा एक अकेला वर्ड है और दौलत अलग वर्ड है, तो बदौलत, बा प्लस दौलत, बदौलत। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 का बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। इसमें हमसे पूछा है लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निशाना। जब हम कहते हैं ना कोई लक्ष्य साध कर काम कीजिए, कोई लक्ष्य होना चाहिए, यानी और उसी के जैसा हम क्या कहते हैं, कोई निशाना। जैसे लक्ष्य और निशाना दोनों सेम वर्ड्स हैं, तो ये अनेकार्थक शब्द होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निशाना। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 41। इसमें हमसे पूछा है नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है, यानी कि नागर का पर्यायवाची क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि चतुर। नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है? चतुर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें हमसे बोला गया है माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? इसमें आपने देखा होगा बार बार मन की बात की गई है, बार बार किसकी बात की गई है? मन की बात की गई है। तो इसमें हमारा सही कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें हमारा सही अलंकार होगा यमक अलंकार, क्योंकि इसमें मन की बात बार बार की जा रही है, तो इसलिए हमारा इसमें कौन सा अलंकार आएगा? यमक अलंकार। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है 42 का। अगला क्वेश्चन है हमारा 43, बोलने दो चीड़ को किसकी काव्य कृति है? बोलने दो चीड़ को, ये किसकी काव्य कृति है? तो ये काव्य कृति है हमारी नरेश मेहता जी की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 43 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा 44 में हमसे पूछा है ऐष्णा का अर्थ है, ऐष्णा का क्या अर्थ है? तो ऐष्णा का अर्थ होता है अभिलाषा। क्या होता है ऐष्णा का अर्थ? अभिलाषा। ऑप्शन नंबर बी, 44 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 45। इसमें हमसे पूछा है आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? आत्मनिर्भरता जो निबंध है वो किसने लिखा है? तो इसको लिखा है बालकृष्ण भट्ट ने। किसने लिखा है इसको? बालकृष्ण भट्ट ने। ऑप्शन नंबर बी 45 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, जिसमें हमसे पूछा गया है दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा समश्रुत भिन्नार्थक नहीं है? तो 46 का हमारा आंसर होगा सी सही। अंत और आरंभ जो है वो समश्रुत भिन्नार्थक नहीं है, बाकी सारे क्या हैं? भिन्नार्थक हैं, समश्रुत भिन्नार्थक हैं। ओके, अगला क्वेश्चन 46 का सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 47। इसमें हमसे पूछा गया है निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि यह किस समास का उदाहरण है। जल में समाधि, जल समाधि। तो ये कौन से समास का उदाहरण है? ये है हमारा तत्पुरुष समास का उदाहरण। किसका उदाहरण है ये? हमारा तत्पुरुष समास, यानी कि 47 का डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48। हिंदी में मैं का बहुवचन है। हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होता है? हिंदी में मैं का बहुवचन हम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49 में हमसे पूछा है विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या होगा? तो विरोध करना, किसी के अगेंस्ट होना, तो उसका मतलब होता है सिर उठाना, यानी कि अपनी बात को कहने के लिए कहते हैं ना सर उठाना। तो विरोध करने का सही मुहावरा होगा सिर उठाना। 49 का सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 में पूछा गया हमसे पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? इसमें हमें बताना है कि इसमें कौन सा वाच्य है। तो इसमें है कर्म वाच्य। पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ी जा रही है, तो इसमें कौन सा वाच्य है? कर्म वाच्य। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। इसमें हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अच्छा, तद्भव और तत्सम दो तरीके के शब्द होते हैं, आप सभी को पता होगा। तत्सम जो होते हैं वो पुराने शब्द हैं जो हमारे पहले से चले आ रहे हैं, और तद्भव जो है वो क्या है? हमारे नए शब्द हैं। तो याद रखिएगा तत्सम और तद्भव, ठीक है। तत्सम इसमें पूछा है कौन सा तत्सम नहीं है, हमें वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए नेह जो है वो क्या है? हमारा तत्सम नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। अगला
क्वेश्चन 52 में पूछा गया है जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पे यूज़ होते हैं उन्हें तो सर्वनाम कहते हैं, लेकिन जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण। कई बच्चे जल्दी जल्दी में सर्वनाम ना लगा दे, क्योंकि संज्ञा की सब जल्दी से ये सबको याद होती है ना डेफिनेशन, ये वाली परिभाषा सबको याद है कि संज्ञा के स्थान पे यूज़ किए जाने वाले शब्द क्या है, सर्वनाम। तो जल्दी जल्दी में सर्वनाम भी लगाया होगा बहुत बच्चों ने। तो ध्यान दीजिएगा, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण। तो 52 का ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53 इसमें हमसे पूछा है कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होता है निराश होना। क्या होता है, निराश होना, यानी कि 53 का ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। इसमें हमसे पूछा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, यानी कि इसमें से कौन सा जो है वो शुद्ध वाक्य है। तो इसमें भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, ये हमारा क्या है, शुद्ध वाक्य है। ओके, और 54 का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा 55 गमही शब्द क्या है। तो गमही शब्द क्या है हमारा, गमही शब्द हमारा तत्सम शब्द है। अभी मैंने आपको बताया था ना तत्सम और तद्भव। तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो पुराने शब्द होते हैं, जो बहुत पहले से यूज़ किए जा रहे हैं, और तद्भव क्या हैं, जो आज के शब्द हैं, जो हम आजकल जिन्हें यूज़ करते हैं वो तद्भव शब्द हैं। और देशज क्या होते हैं, जो नए शब्द जुड़ के बने हैं, कई शब्दों से जुड़ के बन गए हैं, ऐसे ही हमने कुछ भी बना लिया है, जैसे एवं, ये क्या है, हमारे देशज शब्द हैं। ओके, ये देशज शब्द होते हैं। तो तत्सम तद्भव देशज में अंतर समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 56। इसमें हमसे पूछा है कपाल का पर्यायवाची क्या है। कपाल का पर्यायवाची क्या है, कपाल का मतलब पता है ना आपको, खोपड़ी, यानी कि हमारा सर। तो इसका पर्यायवाची सिंपल सी बात है, क्या होगा, माथा। कपाल का पर्यायवाची क्या होगा, माथा। ओके, यानी कि 56 का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। आगे के क्वेश्चन के लिए हम अगली वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा, और अपने आंसर्स लगाने के बाद हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर्स जो हैं वो सही रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए।